अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। मुल्क का सियासी मंजरनामा तेजी से तब्दील हो रहा है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी रस्साकशी बढ़ रही है। हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ख्वाब देख रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अलायंस का, और आज ही तहरीक इंसाफ की ग्रैंड अलायंस की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त उस वक्त हुई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI की मुज़ाकराती कमेटियों की मंगल को मुलाकात तय हो गई, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शरीक होंगे। और इस अहम पेशरफ्त के अलावा ये इत्तला भी है कि अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हुकूमती इत्तेहाद से भी राब्तों का फैसला कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई की जानिब से नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी जल्द बाज़ाब्ता राब्ते किए जाएंगे। ताहम पानी PTI के फौज की क़यादत से मुतल्लिक तब्दील होते रवैयों और मौक़िफ़ पर हुकूमत को तशवीश लाक हो गई है कि कहीं तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू तो नहीं हो गई, जिसकी तस्दीक आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ट्वीट से हुई, जिसमें कहानी का नया रुख सामने आया। एक्स पर बयान में ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि महमूद खान अचकज़ई ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में बानी PTI की नुमाइंदगी से इनकार कर दिया है। ख्वाजा आसिफ के बकौल उन्होंने गुज़श्ता रात एक TV शो में कहा था कि उनकी दानिश में यह मुमकिन नहीं कि महमूद खान अचकज़ई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में बानी PTI की नुमाइंदगी करेंगे, और आज उन्होंने कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात में यह सवाल पूछा जिसका जवाब नफ़ी में था कि वो किरदार अदा नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI की तजवीज़ हमेशा की तरह गैर संजीदा, खलूस से आरी और सियासी शोबदाबाजी के सिवा कुछ नहीं। ख्वाजा आसिफ का यह बयान ही बता रहा है कि हुकूमत कितनी ज्यादा मुतजस्सिस है कि कहीं तहरीक इंसाफ की बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से शुरू तो नहीं होगी। एक तरफ तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक होती दिख रही है तो दूसरी जानिब हुकूमत भी PTI को रोकने के लिए तमाम हरबे आजमा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामान में कद काट को महदूद रखने पर हुकूमत बज़िद है। हाल ही में इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम की कोशिश इसकी एक बड़ी मिसाल है, और अब इस कोशिश के अमली जामा पहनाने के लिए भी पेशकदमी की जा रही है, जिसके तहत आज होने वाला एक बड़ा फैसला वफाकी काबीना ने किया, जिसके तहत इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में लाया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते ही इस एक्ट को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर से मंजूरी मिल गई थी। इस बिल में करार दिया गया है कि किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता, यानी मखसूस नशिस्तों के फैसले के बावजूद तहरीक इंसाफ को इजाफी नशिस्तें मिलना नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल जरूर बना दिया जाएगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ पर मुकम्मल पाबंदी का ऑप्शन भी टेबल पर मौजूद है, और इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने से रोकने में मुमकिन रुकावट बनने वाले इदारों को भी खबरदार जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इस तर्ज सियासत के साथ अमेरिका और बरतानिया जैसी जमहूरियत भी किसी सियासी जमात को किसी सियासी किरदार की इजाज़त देगी। पाबंदी लगे या ना लगे, एक बात तयशुदा है कि PTI की सियासत इस वक्त पाकिस्तानी रियासत के मफादात पे बराह रास्त हमलावर है। जो इदारे हैं वो इस पर सबूत जब उनके पास होगा और वो समझेंगे कि आइन और कानून के तहत दे हैव अ स्ट्रॉन्ग केस, तो दे कैन ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। मुल्क एक टर्न अराउंड की तरफ जा रहा है। इस मौके पर अगर पाकिस्तान की अदलिया अपने फैसलों से कोई ऐसा बहरान पैदा करती है जिससे अदम इस्तेकाम हो, बेयकीनी हो, तो वो पाकिस्तान के हक में तो नहीं होगा। अदलिया तो दूसरे मरहले पर आएगी। अगर पाबंदी का फैसला करना है तो पहले वफाकी काबीना करेगी। इसी तमाम सूरत पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने, जबकि आगे चल के हम प्रोग्राम में बात करेंगे मियां जावेद लतीफ़ साहब से नून लीग के सीनियर रहनुमा है। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या तहरीक इंसाफ के मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हुकूमत को एक तशवीश लाक हो गई है कि कहीं PTI के मुज़ाकरात शुरू ना हो गए हों? क्या कोई बातचीत भी शुरू हुई है? जो पैगाम खान साहब ने भेजे थे उस पर कोई रिस्पांस भी आया वहां से? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया समर साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो आपकी इजाजत से 15 सेकंड 20 सेकंड एक बात करूंगा कि आज जो मुत्तफ़िका करारदाद कौमी असम्बली से पास हुई और सब ने पूरे कौम की नुमाइंदगी करते हुए इस्माइल हानिया साहब की शहादत पे फलस्तीनी कौम के साथ एकजुहती का इजहार किया, और उसके साथ साथ ईरान जो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है उनके सीने पे भी वार किया गया है। और ये वार सिर्फ इस्माइल हानिया पे नहीं, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा पे है। हम सबको सोचना चाहिए कि हम क्यों इतने कमजोर हो गए हैं कि हमारे घर में घुस के एक हुर्रियत पसंद को, जो कि फलस्तीन की हुर्रियत का एक तारा है, उसको शहीद किया गया है। बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा के लिए लम्हा फिक्रिया है। समर साहब, जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है, तो बाज़ाब्ता तो कोई मुज़ाकरात मेरे इल्म में नहीं है। खान साहब ने एक इंडिया जरूर दिया है। मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस पे एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं होते, एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट किस लिए होती है?
एंगेजमेंट इसलिए होती है कि अगर कोई मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई गलतफहमी है तो वो दूर हो। मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पे हमेशा सियासी फोर्सेस के बीच में होते हैं। अब आपने अपने सवाल में जो मेरे से किया और उससे पहले जो आपने इब्तिदाइया दिया था उसमें भी आपने तफसीलन इस बात का जिक्र किया कि हुकूमत वक्त को शायद कोई फिक्र लाक हो गई है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। देखिए, अगर इस्टेब्लिशमेंट से हमारी कोई एंगेजमेंट होती है तो वो किसी गलतफहमी को दूर करने के लिए तो हो सकती है, लेकिन किसी डील के लिए नहीं हो सकती। जिस तरह, क्योंकि इनको इस तरह के कामों की आदत है तो इनका शक ये है कि हर कोई उन्हीं की तरह डीलें करके निकल जाता है। डील में और गुफ्तगू में, डील में, मुज़ाकरात में और डील में और एंगेजमेंट में फर्क होता है। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट से कोई एंगेजमेंट हुई भी तो वो इसलिए नहीं होगी खुदा न खास्ता कि हमें इक़्तिदार में लाएं। इक़्तिदार में तो हमें अवाम ला चुके हैं, वो अलहदा बात है कि हमारा वोट ही हमें नहीं दिया। लेकिन अगर कोई बात होगी तो किसी गलतफहमी या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की। वैसे अली मुल्हान साहब, जो पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो मुज़ाकरात भी सियासी लोगों से होते हैं, एंगेजमेंट भी सियासी लोगों से होती है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा डील ही हुई है पाकिस्तान के अंदर। मेरे ख्याल में देखिए समर साहब, मुझे कहने दीजिए कि हमारा जो लाखों एक्टिव वर्कर है या जो करोड़ों वोटर है या मेरे जैसे जो सेकंड टियर की लीडरशिप में लोग आते हैं जो हमारी भी 10-10 साल हो गए हैं, हम पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की सियासत से पहरा देते हैं और सवाल ही पैदा नहीं होता कि तहरीक इंसाफ डील की तरफ जाके हुकूमत की तरफ आए। हमें डील की क्या जरूरत है? जब अवाम हमें वोट दे के ला रही है और ले आई है तो हमें क्या जरूरत है कि हम जो है वो डीलें करें? हुकूमत आई है या नहीं आई है, आज की तारीख में तो ये फिर अली मुल्हान साहब, ये जो आप तीन जो प्रीकंडीशंस हाँ साहब ने रखी हैं इस एंगेजमेंट के लिए, असीरों की रिहाई, केसेस का खात्मा और ये जो मैंडेट है, मैंडेट की वापसी, ये क्या है? ये आपने जो डिमांड रखी है ये आप किसके सामने कर रहे हैं? आप इस्टेब्लिशमेंट से ही मांग रहे हैं ना ये सारा कुछ? अली मुल्हान साहब से हमारा राब्ता जो है किसी हद तक मुनक़ता हुआ है, उनसे दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। शायद उनकी तरफ कनेक्टिविटी का इशू है, दोबारा उनसे राब्ता करते हैं। लाइन ड्रॉप हुई है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रिसेंटली एक स्टांस तब्दील हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के बारे से, उस पर हुकूमत जो है काफ़ी ज़्यादा तशवीश में मुब्तला है और काफ़ी तजस्सुस जो है वो हुकूमती कैंप के अंदर पाया जा रहा है। कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं, कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ज़रिए भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं तहरीक इंसाफ की इंगेजमेंट बाज़ाब्ता तौर पर शुरू तो नहीं हो गई, कहीं राब्ते जो तहरीक इंसाफ कर रही थी, जो पैगाम भिजवा रही थी, उन पर कोई जवाबी पैगाम तो नहीं आया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा तशवीश पे मुब्तला है हुकूमत वक्त इस वक्त। और ख्वाजा आसिफ का जो ट्वीट जो कि हमने प्राइम के शुरू में कोट भी किया, जो खुद जाके वो पूछते हैं महमूद अजगज़ई से कि कहीं आपकी कोई बातचीत राब्ता कोई हुआ तो नहीं है, ये काफ़ी है ये इस चीज़ को साबित करने के लिए। ये बिल्कुल साबित कर रहा है कि हुकूमत काफ़ी ज़्यादा तशवीश पे मुब्तला है। और वजह क्या हुकूमत की तशवीश क्यों है? इस वजह से हुकूमत को तशवीश है कि तहरीक इंसाफ के मामलात कहीं दोबारा से जो काफ़ी बिगड़े हुए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसकी बेनिफिशरी आज हुकूमत काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशरी के तौर पर हुकूमत सामने आई है, तो वो कहीं मामलात PTI के दुरुस्त या सही ना हो जाए वहाँ पे दोबारा से। अली मुल्हान साहब, राब्ता बहाल हुआ है, तो ये बताइएगा कि फिर क्या मांग रहे आप इस्टेब्लिशमेंट से? यही तो आपने जो 3 कंडीशन भी रखी हैं आपने बातचीत के लिए, असीरों की रिहाई, केसेस का मामला, और तीसरा आप कह रहे हैं कि हमारे मैंडेट की वापसी। समर भाई देखिए, मैं बात कर रहा था, राब्ता हो गया, मैं ये कर रहा था कि डील तो वो लोग करें जिनके पास अवामी सपोर्ट ना हो। अगर डील करके हुकूमत में हम खुदा न खास्ता आते हैं उसका मतलब ये होगा कि हम अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट के अपना पूरा वोट बैंक खो देंगे। ये तो घाटे का सौदा है। हमारे अगर कोई इंगेजमेंट होती है एस्टेब्लिशमेंट से, या अगर हमारे हुकूमत से मुज़ाकरात होते हैं और उन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंडेट की वापसी तो इस हुकूमत ने नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने तो खुद जो है सुकरात का जहर का प्याला थोड़ी पीना है। तो वो सिर्फ 2 नुकात से होगी, वो है असीरान की बशमूल जनाब इमरान खान साहब, उनकी रहाई और मैंडेट की वापसी, और साथ में जो हमारा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, इन आइन को टोटलिटी हम अप्लाई करें।
चाहे लेकिन सर वो शराइतनामे में फिर आपने ये मामला रखा हुआ है ना, आपकी जो 3 प्री कंडीशंस है उसमें आपने रखा हुआ है मैंडेट की वापसी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अगर आप मांग रहे हैं वहाँ तो आपने ऑलरेडी पिटीशन की हुई है, आपने जल्द हेयरिंग की दरखास्त भी वहाँ पे की हुई है और एस्टैब्लिशमेंट तो आपको सुप्रीम कोर्ट से ये मैंडेट नहीं वापस दिलवाएगी ना। देखिए तो कौन एस्टैब्लिशमेंट को कह रहा है कि हमें आप सुप्रीम कोर्ट से हमारा मैंडेट दिलवाए? एस्टैब्लिशमेंट को तो जनाब इमरान खान साहब क्या अर्ज कर रहे हैं? वो यही अर्ज कर रहे हैं कि ये फौज, ये इदारे हम सबके मुश्तरका हैं, ये किसी हुकूमत वक्त के की हुकूमती जमात के नहीं होते, ये रियासत के इदारे होते हैं। इसलिए मोहतरम खान साहब ने ये कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाइए, आप सियासी मामलात में बिल्कुल आप गैर जानिबदार हो जाइए, आप हम सबके हैं और सियासी मैदान में हमें आपस में अपना फैसला करने दें। जो चीज आपस में फैसला नहीं होगी पॉलिटिकल अंदाज में, फैसले का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के पीछे तो पर तफंग निकाल दें। पॉलिटिकल अंदाज चले ये तो वैसे सारा प्रोसेस जो है, ये तो सारा प्रोसेस जो है जो खान साहब इनिशिएट करना चाह रहे हैं थ्रू महमूद अचकजई, ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल महमूद अचकजई साहब ने इनकार कर दिया। वो कह रहे मैंने नहीं करने मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से खान साहब के बिहाफ पे, कतई नहीं करने। देखिए ये तो पता नहीं मुख्तलिफ देखें बातें मार्केट में चल रही है, इसलिए आपने ये सवाल किया है। महमूद अचकजई साहब को इमरान खान साहब ने नहीं कोई रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी तरफ से मुज़ाकरात करें। अचकजई साहब हमारे एलाई हैं। मोहतरम अचकजई साहब ने खुद जो है असद कैसर साहब के जरिए ये भिजवाया था पैगाम। वो सियासी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पैगाम भेजा था महमूद अचकजई साहब ने, मुझे याद है। वो सियासी हुकूमत से, सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए वो पैगाम था सर, वो एस्टैब्लिशमेंट से नहीं था। बाकी अगर तरीके इंसाफ प्रॉपर मुज़ाकरात में हुकूमत के साथ जाती है या कोई इंगेजमेंट होती है तो हमारी सीनियर क़यादत मौजूद है। हम लोगों में से कोई खान साहब किसी एक को या 2 को या 3 को वो चुन लेंगे। अचकजई साहब का एक रोल है, उनका एक सियासी पद है, उसमें अपना किरदार सिर्फ अचकजई साहब की बात हम क्यों कर रहे हैं? लेकिन मोहम्मद अली दुरानी साहब काफी अरसे से उनका एक नाम आ रहा है, कुछ और भी लोग होंगे। सही है। आखिर में हमें मेज पे बैठ के सबको बात तो करनी पड़ेगी। कैसे हो सकता है कि इमरान खान को जेल में डाल के 25 करोड़ आवाम की सबसे मकबूल जमात और लोगों को साइड करके आप मुल्क कैसे चलाएंगे? और ये जो आप अलायंस बनाने जा रहे हैं, मंगल को मौलाना फजल रहमान साहब भी उस यानी जो आपके अलायंस के लिए जो कोशिश हो रही है, जो JUA के साथ आपके जो कमेटियों के लेवल पे आपके जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें मौलाना फजल रहमान भी बैठ रहे हैं मंगल के रोज़, ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है? और अलायंस में आपको लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान बाज़ाब्ता हिस्सा बन जाएंगे और आपके साथ स्टेज पर भी आएंगे अगर आप कोई जो एहतजाजी तहरीक लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए मौलाना साहब अगर हमारे साथ आते हैं, मौलाना साहब की एक हिस्ट्री रही है, उन्होंने मियाँ साहब के साथ भी इंगेजमेंट की, लाई रहे और जरदारी साहब के साथ भी इनकी एक सालों के रास्ता, तो पुराने सियासी लीडर हैं, सबके साथ उनके वास्ते रास्ते हैं। हमारे साथ कभी अलायंस में नहीं रहे। मैं समझता हूँ मौलाना साहब अगर हमारे साथ अलायंस में आते हैं, पहली बार उनको ये महसूस होगा कि यहाँ पे जो सियासत है उसूल की है, यानी कि इख्तिदार के लिए फिर ये नहीं होता कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज कर लें इस तरीके से कि बिल्कुल बुनियादी अपने उसूलों, मतलब हमारी बुनियाद क्या है? करप्शन है, एहतसाब है, अकाउंटेबिलिटी है, मेरिट है, उसमें जाके हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ना कभी ऐसा होगा खुदा न खास्ता कि मौलाना साहब PDM के सरबराह थे और मियाँ साहब उनके साथी थे, मौलाना साहब देखते रह गए, मियाँ साहब की जमात में डील करके हुकूमत में आ गए। कभी भी अगर हमारे साथ वो हाथ मिलाएंगे दोस्ती का, अलायंस का, तो इमरान खान साहब कभी नहीं होगा मौलाना साहब को पीछे छोड़ के खुद कहीं अंदर ऐवान में बैठ, ऐसा नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब इस शक का इजहार कई मरतबा कर चुके हैं असद कैसर साहब के सामने कि ऐसा ना हो कि आप लोग भी PDM की तरह, बाकी जमातों की तरह आप भी इक़्तिदार के जीने पे चढ़ के आप पहुंच जाएं इक़्तिदार के ऐवानों में और मैं फिर बाहर बैठा रहूं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा मुझे ये बताएं कि आप जो बात करें ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ पर सर कुछ एक मामला और भी होता है, वो कुछ कुर्बानियों का भी तकाजा कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान आपसे, वो इस्तीफों की बात कर रहे हैं। बड़ा कैटेगोरिकली मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि इस्तीफे, KP असम्बली से इस्तीफे, कौमी असम्बली से इस्तीफे, तहरीक इंसाफ को इस तरफ जाना होगा। एक तजुर्बा जिस तरह मैंने कहा जरदारी साहब और मियाँ साहब की जमातों के साथ रहा है, वो पकवान तो सारी जिंदगी चखा। ये तहरीक इंसाफ का जो इंसाफ पे मबनी करप्शन से पाक पकवान है, ये इंशाल्लाह उनको मजा देगा। जहाँ तक इस पेशे का ताल्लुक है तो तहरीक इंसाफ मैदान में लड़ने आई है, लोगों के मसाइल हल करने आई है और हुकूमत बनाने और हुकूमत करने और मुल्क को चलाने आई है, ना मैदान से भागने आई है, ना इस्तीफे देने आई है। यानी आप कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान यहाँ पकवान से बनाएंगे नहीं, खुद भी उसमें खाने वालों में शरीक होंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि PDM वाला पकाया, मौलाना फजल रहमान ने कहा, बाकी गए थे। और दूसरा मुझे बताएं कि किस तरह की आपकी इंगेजमेंट मौलाना फजल रहमान के साथ आगे बढ़ेगी, किस लेवल का अलायंस होगा, किस तरह आगे KP में भी क्या सियासी तौर पे भी आगे एक साथ चलेंगे या क्या होगा?
देखिए, अगर बात आगे चलती है मैं तो इस पर खुश हूँगा, क्योंकि बड़ी मजहबी जमात है, उनके पास बड़े जय्यद उलमा हैं। और सियासत से कतई नजर एक बात, मैं इस पे कोई सिर्फ मौलाना साहब के हवाले से नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के ऐवानों में उलमाए कराम की मौजूदगी इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान की पार्लिमान में उलमाए कराम की मौजूदगी इस बात की जमानत है कि यहाँ की कानून साजी खुदा न खास्ता दीन से मावरा ना हो जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर मौलाना साहब हमारे साथ अलायंस में पक्के आते हैं तो वो एक ऐसे के साथ आएंगे जो सहूनियों, यहूदियों, नसरानियों के बीच में खड़े होकर या कनाबद या कनस्ताइन की बात करने की हिम्मत करता है, जो उनकी सहूनियों की धरती पे खड़े होकर मसले फलस्तीन पे, फलस्तीनियों के हक में और हुर्मत रसूल की बात करने वाला आदमी है। हिम्मत है उस आदमी में, आंखों में आंखें डाल के बात करता है अमेरिका के। तो ऐसे साथी के साथ, ऐसे दोस्त के साथ जब मौलाना साहब हाथ में लाएंगे, पहली बार मौलाना साहब को पाकिस्तान की सियासत में मजा आएगा, वफादारी का और साबित कदमी का। सही है। और अब मुझे दूसरा ये बता दें कि ये जो मामला है मखसूस नशिस्तों का, हुकूमत एक कानून साजी लेके आ रही है जिसमें हलफनामों के वाले से जो है वो कानून चेंज कर रहे हैं और कर भी उसे रेट्रोस्पेक्टिवली उस पर जो है वो कानून साजी लाई जा रही है। हालांकि रेट्रोस्पेक्टिव आप कर नहीं सकते, मौसर बामाजी तरीका साहब कैसे इसको रोकेगी? चूँकि ज़ाहिर है हदफ तो इसमें आप हैं, मखसूस नशिस्तें तो आपकी थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े वाज़ेह फैसले के बावजूद शायद आपको ना मिल सके या मिल भी जाए बड़ी ताख़ीर से मिले जाके। समर साहब, मैं उस पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी का हिस्सा हूँ और मैं इसी पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्ट्री भी रहा हूँ। जी हाँ। और उस दिन मैं मौजूद था उस कमेटी में और बड़ी लंबी तवील बहस हुई, बड़ी हमारी तुंद तेज बहस हुई, इखलाक के दायरे में हुई, काबिल एहतराम है सारे, लेकिन हमने अपना मौक़िफ़ मजबूती रखा। और वहाँ मैं आपके प्रोग्राम की बता सबके नॉलेज में ले आऊँ कि जब मैंने हुकूमत पे सवाल रखा कि क्या ये प्रोस्पेक्टिव होगा या रेट्रोस्पेक्टिव होगा, तो मोहतरम वफाकी वजीर बराए कानून जो हैं तारड़ साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव भी होगा, जिससे हमने इख्तलाफ किया कि ये तो सारा आप आइन का बखिया उधेड़ के रख देंगे, ये तो इलेक्शन हो गए, सारा कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। आपको सुन के हैरानी होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे जब एक सवाल हमने रखा कि क्या आप हुकूमत के इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा, तो इलेक्शन कमीशन के मोहतरम सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि हम ना रेट्रोस्पेक्टिव के साथ हैं और ना प्रोस्पेक्टिव। हमारा इस पे ओपिनियन, मतलब उन्होंने हुकूमत के रेट्रोस्पेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं किया। तो ये एक ऐसा कानून ये लाने जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से तो फारिग होगा ही होगा। इलेक्शन कमीशन जिस पे बहुत से एतराज़ात हमारे भी हैं, उन्होंने भी हुकूमती रेट्रोस्पेक्टिव के मौक़िफ़ की सपोर्ट नहीं की। तो अब आप सोच लें कि हुकूमत इस वक्त कितने जोर ग्राउंड पे खड़ी है कि ना इलेक्शन कमीशन इस रेट्रोस्पेक्टिव लॉ को सपोर्ट कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में तो ये लॉ वैसे ही हो जाएगा। वो ऐसी हजीमत ढूंढ रहे हैं, जिसका हक है उसको लेने दें और पार्लियामेंट में चलने दें। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। सुन रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब की, जिनका कहना है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की का हक जो है वो छीनने की जो कोशिश है वो कामयाब नहीं होने दी जाएगी और जो कानून साजी है उसे किसी सूरत भी मौसर बमाजी बनाने की कोशिश जो है वो कामयाब नहीं होने दी जाएगी। प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जबर लतीफ़ साहब से कि नून लीग जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा परेशान है, कि क्यों इतनी तशवीश में मुब्तला है कि तहरीक इंसाफ की कहीं इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू ना हो जाए। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में एक बड़ी परेशानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि मुसलसल चली आ रही है। पहले मैंडेट चोरी का मामला जिस पर तहरीक इंसाफ ने सख्त एक हुकूमत को टफ टाइम दिया और अब तहरीक इंसाफ के जो अहम मामला थे उसमें दोबारा से तहरीक इंसाफ ने जो एक स्टांस इस्टेब्लिशमेंट के बारे से वो तब्दील करना जब शुरू किया है तो हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हो गई है। कि मज़ीद बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां साहब से। मियां जबर लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो एक तशवीश नज़र आ रही है हुकूमती हल्कों के अंदर, हुकूमती कैंप के अंदर, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं मुज़ाकरात जब बातचीत शुरू ना हो गई हो, जो एक तब्दीली तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में आई है, जो नरमी आई है लहजे के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को लेकर जो पैगामात भेजे जा रहे थे, हुकूमत क्यों इतनी तशवीश में है? मियां साहब, अगर उनकी बातचीत होती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो अच्छी बात है, वो भी मुल्क का एक इदारा है, ये भी पाकिस्तान की एक सियासी जमात है।
ये आपको किसने कहा है कि हुकूमत जो है तशवीश का इजहार कर बड़ी परेशान है? सर ख्वाजा आसिफ साहब जाके महमूद अचकज़ई साहब से पूछते हैं, जाके खोज लगा रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस से जो है वो पता कराया जा रहा है कि कहीं मुज़ाकरात बातचीत शुरू तो नहीं हो गई कहीं? एक तो आपका मसला ये है कि आप जैसे जो इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ लोग हैं ना, वो बात का बदंकड़ बनाने में बड़े माहिर हैं। अच्छा। अगर वो बात कह रहे थे कि जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ इत्तेहाद बना है उसके सरबराह बनाए गए हैं अचकज़ई साहब। जी हाँ। और अचकज़ई साहब से अगर ये पूछना कि भाई आप बाइख्तियार हैं, तो क्या ये गलत है? कल को वो कह दें कि हमने तो इनको इख्तियार ही नहीं दिया। उनसे पूछने में हर्ज क्या है? आपसे तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की बात कर रहे हैं। जई साहब तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बात नहीं कर रहे, वो तो सियासी कुव्वतों से बात करने की बात कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये उनसे पूछना चाहिए था या नहीं? नहीं, ये तो देखें, खान साहब ने कहा कि अचकज़ई साहब मेरे बिहाफ पे मुज़ाकरात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ख्वाजा आसिफ साहब से तो या हुकूमत से बातचीत का तो ख्वाहिश का इज़हार किया ही नहीं खान साहब ने। तो ये तो हुकूमत की तशवीश बता रही है जब आपके ख्वाजा आसिफ से जाके पूछते हैं अचकज़ई साहब से कि आपकी कोई बातचीत हो तो नहीं रही? आपको सही चीज़ों का इदराक नहीं है, इल्म नहीं है। बिल्कुल इदराक, ट्वीट आपके वज़ीर दिफा ट्वीट कर रहे हैं। जी मियाँ साहब, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आपके वज़ीर दिफा खुद ट्वीट करके कह रहे हैं मैंने जाके पूछा उनसे कि आपके कोई मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ने कहा जी मैं तो उनका नुमाइंदा नहीं बनूंगा। मैं मेरे भाई आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ, जो गलती कर रहा हूँ वो ये है, मैंने आपको बता दिया कि जिस महमूद खां अचकज़ई को मैं जानता हूँ और जिस महमूद खां अचकज़ई के जुम्मे है कि उनको हमने बाइख्तियार किया है कि वो मुज़ाकरात करें, वो महमूद अचकज़ई एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेंगे, वो बात करेंगे सियासी पॉलिटिकल लोगों से। वो अगर वो करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से तो फिर उनकी मर्जी है, पहले ये तो उनसे पूछ लें, हम तो कर लें। वो कह रहे हैं कि नहीं हम उनसे करेंगे, हम सियासी लोगों से बात करेंगे, तो उनसे पूछने में हमने गलती क्या कर ली है ये बता दें। तो आप कंफर्टेबल हैं पीटीआई की बातचीत हो जाए एस्टेब्लिशमेंट से, मुज़ाकरात उनके हो जाएं, वो आपको मसला तो कोई नहीं है, इस पे कंफर्टेबल हैं आप? भाई मुझे तो अच्छा लगेगा, इसलिए कि जो लोग कहते थे कि ये बयानिया है हमारा कि आइन कानून के मुताबिक अदारों को काम करना चाहिए और मैं जो आज गिरफ्तार हूँ मैं आइन कानून की बालादस्ती के लिए गिरफ्तार हूँ, तो फिर उनका असल चेहरा लोगों को नजर आना चाहिए। आइन कानून की बालादस्ती के लिए आइनी हदूदों क़यूद में अदारों को रहना चाहिए या आइनी हदूदों क़यूद से बाहर निकल के दूसरे अदारों में मुदाखलत उनको करना चाहिए? क्या आइन उनको इजाजत देता है जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं या जिन मुज़ाकरात का वो जिक्र कर रहे हैं? और दूसरी बात, अगर अदारा 9-10 मई को भूल के 9-10 मई के मुजरमों से बात करना चाहता है, 2-9-10 मई पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने वालों से बात करना चाहता है, तो मुझे क्या एतराज है भाई, कर लें। सही हो गया। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं कि अब तहरीक इंसाफ का जो एक बड़ा मसला है उनकी मखसूस नशिस्तों का, उस पर भी आप कानून साजी करके इसे मौसर पामाजी करके बयान हल्फी के वाले साहब कह रहे हैं कि कोई उसमें तब्दीली नहीं कर सकते आप बाद में। ये पर्टिकुलरली ज़ाहिर ये तहरीक इंसाफ को जो 41 नशिस्तें मिल रही हैं, मज़ीद जो मिलनी है, उनको रोकने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। और अली मुहम्मद खान साहब कुछ देर पहले कह रहे थे कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि कोई ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, मौसर पामाजी नहीं होगा, लेकिन अब आप वही कर रहे हैं। हालांकि आइन के अंदर गुंजाइश नहीं, आप मौसर पामाजी को कानून साजी कर सकें किसी मामले के अंदर भी। समर, आपको कोई मसला हो तो मैं नहीं कह सकता, मगर जो आइन कानून कहता है मुझे मसला उससे है। मैं तो ये कहूँगा कि आइन कानून जो आपको इजाज़त देता है, क्या आपको इजाज़त देता है कि आप एक बयान हल्फी एक जमात को एक वक्त दें और 2 महीने के बाद आप दूसरी जमात को बयान हल्फी वही दे दें और ना सादक और अमीन आप रहें, तो इसके बावजूद आप पार्लियामान के मेंबर भी रहें। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ को 62-63 पर
2/3 अक्सरियत रखते हुए बतौर प्राइम मिनिस्टर अलग कर दिया गया था कि आपने अपने बयाने हल्फी में ये कहा था, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जो मेरे एसेट हैं या जो मैंने आज तक डिक्लेरेशन की है फॉर्म के हवाले से, मैंने वो सही दी है। तो आप मुझे ये बता दें कि एक बंदा बयाने हल्फी दे रहा है 3 माह पहले और 3 माह बाद दूसरा बयाने हल्फी दे देगा, तो उसको सादक और अमीन आप फिर भी सर्टिफिकेट थमा देंगे। जिस तरह 2017 में एक शख्स को सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया गया था उस वक्त जरूरत के तहत। सही है। आज भी कोई जरूरत है तो आप देख लें, आइन कानून तो इस चीज की इजाजत नहीं देता। सही है। अच्छा मियां साहब, आप काफी अरसे से ये कहते आ रहे हैं कि अब मियां साहब को खामोशी तोड़नी पड़ेगी। क्या मसला है कि मियां साहब ने क्यों चुप का रोजा रखा हुआ है और वो कब तोड़ रहे हैं खामोशी? आप फिक्र ना करें, अल्लाह करे वो वक्त ना आए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर जो मदाखलत है गैर मुल्की, उसको सफारती अदाब के तहत या अपनी ज़रूरत के तहत या मालियाती अदारे जो कुछ दबाव डाल रहे हैं और जिन वजूहात की बना पे डाल रहे हैं, जो खतूत लिखे जाते हैं, जो कांग्रेस के अंदर करारदादें पास होती हैं, ये सारा कुछ ना हमें बताना पड़े कि ये क्यों कर हो रहा है और क्यों कर पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले को हटाया जाता है और सी पैक पाकिस्तान की तरक्की की जो एक बुनियाद बननी थी फ्यूचर के लिए, उस शख्स को क्यों नाअहल करार दिया जाता है और जो 4 साल सी पैक पे काम नहीं होने देता उसके लिए करारदाद क्यों पास होती है। ये वक्त ना आए कि हमें वो सब कुछ बताना पड़े। इस बार तो ना कोई पाबंदी थी, ना कोई नाअहली थी। वो जो सी पैक को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले, मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले जो हैं वो क्यों नहीं बने, वजह वो बन जाते। फिर क्या कह रहे हैं आप? फिर आप जिनकी बात करें, आप मियां नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले जो है उन्हें हटा दिया जाता है, तो अब तो वो आ सकते थे, फिर वो क्यों नहीं आए और उसके बाद वो खामोश होकर बैठ गए? मैं अगर समझता हूँ कि मुझे वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलने दी गई, मैं अगर समझता हूँ कि पिक एंड चूज़ हुआ है, तो आप मुझे हिदायत तो नहीं कर सकते कि मैं फिर भी अपनी गर्दन पेश कर दूँ। हुकूमत तो उन्हीं की पार्टी की है, पंजाब में भी, सेंटर में भी, तो अक्सरियत भी आपके पास अब हो गई है मैनेज, सेंटर में भी, पंजाब के अंदर भी अरेंजमेंट के तहत जो आप वर्ड यूज़ करते होते हैं। ये आपके सवाल की हद तक तो ठीक है, मगर आप हमें डिक्टेट तो नहीं कर सकते कि नहीं आप हर हाल में। हम तो नहीं कर रहे, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या होते हैं ना, आप कहते हैं कि मियां साहब को खामोशी तोड़नी पड़ेगी, वो मैं पूछ रहा हूँ कि वो क्यों खामोशी उन्होंने इख्तियार की हुई है और वो कब तक तोड़ रहे हैं? मैं तो आपको बार बार वही बात कर रहा हूँ जो आप सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहा हूँ। जी मियां साहब, ठीक करें सवाल, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कह रहा था, वो जो आप हमेशा कहते हैं कि खामोशी तोड़ेंगे, मियां साहब को तोड़नी चाहिए खामोशी, आप कह रहे हैं कि कुछ आप कह रहे हैं वो मौका ना आए, वो मौका क्यों ना आए, क्या वजह, क्या अमर, क्या माने है, क्या मसलियत, क्या उसके अंदर मसलत? जो उन्होंने 30 साल जिस मसलत का वो शिकार रहे हैं कि मैं तकलीफ़ सह लूँ भले वो कारगिल हो, मैं तकलीफ़ सह लूँ भले मेरे पे इल्ज़ाम डॉन लीक्स वाला लगे, मैं तकलीफ़ सह लूँ भले सी पैक शुरू करने से पहले जो मुझे अंदेशे थे, जो सी पैक की इन्वेस्टमेंट करने वाले 2014 में आ रहे थे और धरने दिलवा दिए गए थे, इसके बावजूद हमने वो बातें ना कहीं कि जो एक्सटेंशन रहील शरीफ से दूसरे लोग लेना चाहते थे और जो मसाइल पैदा करते थे, मैंने कभी वो बात नहीं कही जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं बोले। जब से जनरल पाशा से लेके ज़हीरुल इस्लाम तक जो कुछ होता रहा, उन्होंने नहीं कुछ कहा। थोड़ा पोर्शन गुजरांवाला में उन्होंने कहा था, तो आज तक वो आग थमने का नाम नहीं ले रही। मगर जो कुछ इसने साल सवा साल में कह दिया,
आज तक उसको लगाम नहीं डाली जा सकी, आज तक 9-10 मई का फैसला नहीं हो सका। वजह यह है कि आलमी कुव्वतें उसके पीछे खड़ी हैं, क्योंकि वो एजेंडा उसका लेके आया हुआ है। हम पाकिस्तानी एजेंडा रखते हैं, इसलिए हम पाकिस्तान के मफाद में कोई काम करते हैं तो आलमी कुव्वतें भी खिलाफ होती हैं और यहाँ से उनको सहूलतकारी भी मैसर आती है जो हमारे खिलाफ काम आती है। और क्या उसी आलमी दबाव पर ही आपने तहरीक इंसाफ पे जो पाबंदी का फैसला किया था, ऐलान किया था, वो फैसला मौखर हुआ है जो काबीना के अंदर आप लेकर आए भी थे, फिर मौखर कर दिया गया? ये जो आलमी कुव्वतों का दबाव आप कह रहे हैं, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर आलमी कुव्वतों का दबाव ना होता तो 1 साल गुजर गया है 9-10 मई को किए हुए उन मुजरमों को अब तक सज़ा हो चुकी होती। आप देखें कि जो बनू छौनी पे हमला करने वाले हैं, अगर वो पकड़े जाते या पकड़े जाएंगे तो उनको 1 साल नहीं लगेगा बल्कि हफ्तों में सज़ा हो जाएगी। मगर 9-10 मई दिन की रोशनी में करने वालों को आज तक अगर सज़ा नहीं हो सकी तो ये एक हकीकत है कि आलमी कुव्वतों का दबाव है। नहीं, आप कह रहे हैं दबाव है। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, जो पाबंदी का आपने फैसला किया था, ऐलान किया था आपके वज़ीर इत्तलात अता ताहिर साहब ने कि पाबंदी लगा रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर, फिर वो मामला काबीना के अंदर से क्यों थ्रू नहीं हो सका? काबीना में मामला आया, फिर मौखर कर दिया गया। क्या वो यही आलमी पाबंदी जिसकी आलमी प्रेशर की आप बात करें, उसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते उस मामले के ऊपर, या मसले कोई और है उस पर? भाई समर साहब, और मैं किस तरह जवाब दूं? मैं तो आपको जवाब दे चुका हूं, अब लिख के तो देने से रहा। मैं आपको कह रहा हूं कि आलमी दबाव है। सही हो गया, सही हो गया। और आर्टिकल 6 का मामला भी इसी दबाव की वजह से रुक गया। देखें, बात यह है कि कभी आलमी दबाव आया है कि जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्हीर बनाने की बुनियाद रखी और वो सूली पे चढ़ गया, उसके लिए तो आलमी दबाव नहीं आया। और जिसने एटमी तजर्बा करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्हीर बना दिया, उसको हाईजैकर बना के सज़ा दे दी, उस वक्त तो कोई दबाव ये नहीं आया कि इंसानी हकूक़ कहाँ हैं, जमहूरियत कहाँ है, आइन कानून के मुताबिक अमल किया जाए। 2018 में RTS बंद करके एक जमात की अक्सरियत को अक़लियत में जब बदला गया था, उस वक्त तो कोई करारदाद पास नहीं हुई थी, उस वक्त तो किसी को जमहूरियत याद नहीं आई थी। आज जो जमहूरियत, इंसानी हकूक़ याद आ रहे हैं तो वो उन लोगों के लिए आ रहे हैं जो किसी के एजेंडे को पूरा करने के लिए। मियां साहब, वो जो आपने एक मौके पे बात की थी, आपने एक मौके पे बात की थी ना, आपने एक मौके पे बात की थी ना कि वो जब हम बात करते हैं तो हमें फिर वो N130 खोलने की बात की जाती है। वो तो पतन की रिपोर्ट भी आ गई N130 के वाले से, वो तो मियां साहब के हक में नहीं है, वो उनके बड़े खिलाफ है कि वो मियां साहब बड़े मार्जिन से वो हल्का हार गए थे। क्या कह रहे हैं आप? पतन कोलिशन की रिपोर्ट आ गई है कि N130 में मियां साहब इलेक्शन हार गए थे, ये हल्का मियां साहब हार गए थे पतन कोलिशन की रिपोर्ट के मुताबिक। वो जो आप कहा करते थे कि वो हमें कहा जाता है कि 130 खोल देंगे अगर आपने मजीद बातें ज़्यादा बातें की, वो मरला आ तो नहीं गया कहीं इससे पहले कि मियां साहब बोल ही उठे? अगर मेरी बात सुने समर, एक सेकंड, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ खुदा के फजलो करम से कि जो मैं बात करता हूँ कि वो पिक एंड चूज़ हुआ 2024 के इंतखाबात में, जो मैं बात करता हूँ कि नवाज शरीफ को रोकने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो मनसूबाबंदी, जो अरेंजमेंट हुआ, अगर उसकी सबूत चाहते हैं, अगर उसकी सदाकत चाहते हैं सुनना देखना, तो NA 115 का जिससे चाहे ऑडिट करवा लें, जिससे चाहे इन्वेस्टिगेट करवा लें। अगर 30-70 का फ़र्क ना हो, 30% मुखालफ को और 70% नवाज शरीफ के निशान को वोट ना मिला हो, तो जो आप कहें वो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मगर यार क्या कह रहे हैं? NA 130 पे भी आप चैलेंज दे रहे हैं कि वो भी खुलवा लें? मैं कहता हूं NA 115 पहले कर लो तो 130 पे भी आ जाना। NA 115 पहले आता है, ये 130 पहले आता है। 130 कर लो, उसके बाद आपको NA 30 खोलने की जरूरत पेश नहीं आएगी। चलें, ठीक है।
बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने अदा की मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की, जिनका कहना है कि इन 115 जो उनका अपना हल्का है करे खोल लें तो आपको इलेक्शन के नतीजे पिक एंड चूज़ बड़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगा। प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कुछ दीगर बड़े अहम अमूर हैं। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। लापता अफराद से मुतल्लिक आज बड़ी पेशरफ्त हुई है। लापता अफराद पर नेशनल कंसेंसस एंड लीगल रेजोल्यूशन के तहत हुकूमत ने हर खानदान की मुआशी मुश्किलात को दूर करने के लिए ग्रांट के तौर पर 50 लाख रुपए देने का फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से ग्रांट 5 साल से ज़्यादा अरसे वाले गुमशुदा अफराद के खानदानों को दी जाएगी। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक रियासत गुमशुदा अफराद की जिम्मेदार नहीं, लेकिन मुतासरा खानदानों के दुख में शरीक है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक साबिक PDM की हुकूमत में आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कायम कमेटी ने यह फैसला किया था। इंक्वायरी एक्ट के तहत जो कमीशन बना है उनमें 2269 अफराद का डाटा है। 1000 केसेस जो 5 साल से ज़ायद ज़ेर इल्तवा हैं उनको हल किया जाएगा। वफाकी काबीना ने 1000 लापता अफराद को इमदाद देने का फैसला किया है। लापता अफराद में अगर कोई सरबराह है तो नादरा के जरिए उनका कानूनी सर्टिफिकेट बनाया जाएगा ताकि उनके विरासत के मसाइल हल हों। पंजाब में 1681 अफराद लापता थे, जिनमें से 1418 को हल कर लिया गया है। 263 हाल तलब हैं और 56 केसेस अदालतों में हैं। सिंध में 1823 लापता अफराद हैं, जिनमें 1645 के मसाइल को हल कर लिया गया है, जबकि 178 हाल तलब हैं और अदालत में 232 केसेस ज़ेर इल्तवा है। खैबर पख्तूनख्वा में लापता अफराद के 3548 केसेस हैं, जिनमें से 2231 को हल कर लिया गया है, जबकि 1317 हल तलब हैं और 203 अदालत में हैं। बलूचिस्तान में 2798 अफराद लापता हैं, जिनके केसेस में से 2623 को हल कर लिया गया है, जबकि 436 हल तलब हैं और कोर्ट में 3 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इस्लामाबाद में 381 केसेस हैं, जिनमें से हल के लिए 332 केसेस इस वक्त हल कर लिए गए हैं और 59 हल तलब हैं और अदालत में 31 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। आज़ाद कश्मीर में कुल 70 केसेस थे, जिनमें 56 हल कर लिए गए हैं और 14 हल तलब हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 10 केसेस थे, जिनमें से 8 हल कर लिए गए और 2 केसेस अभी हल होना बाकी हैं। इस मुतालिक वफाकी कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस रिलीफ का ऐलान किया। आज काबीना ने जो इमीडिएट एक सपोर्ट पैकेज है और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है। किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं है, इंसानी जान का या इंसान का कोई मुआवजा नहीं। दिस इज़ एन अमाउंट जो कि हुकूमत की तरफ से उस फैमिली को सपोर्ट की मद में दी जा रही है। रियासत की एक ज़िम्मेदार है, हम कहते हैं ना कि रियासत माँ की जैसी है, तो रियासत के कुछ फ़राइज़ हैं अपने शहरियों के बारे में। हम सवाल यह है कि जिन लोगों के प्यारे लापता हो गए, क्या उनको ये रिलीफ और चंद रुपए काबिल कबूल होंगे? क्योंकि हुकूमत की जानिब से एटलीस्ट जो एडमिशन है इस नंबर्स का वो भी काफ़ी हद तक हौसला अफजा चीज़ ज़रूर है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान ने हमास के सियासी दफ्तर के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत के बाद मशरक़ वुस्ता के उफ़क़ पर मंडलाने वाले जंग के खतरे के बादल और गहरे हो गए हैं। तेहरान के बाद कतर के दारुल हुकूमत दोहा में फ़लस्तीनी तंजीम हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दूसरी जानिब खित्ते में बढ़ती कशीदगी को देखते हुए अमेरिका ने 3 त्यारा बरदार जहाज़ों समेत 12 जंगी जहाज़ों का बेड़ा खलीज फारस में भेज दिया है। अमेरिकी क़यादत का कहना है कि इसराइल के मुकम्मल और बेदाग दिफा के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, जबकि जंग के खित्ते के खतरे के पेश नज़र इसराइल में भी शहरियों से कहा गया है कि मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की तरफ से इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दिए जाने के बाद इसराइल की सिक्योरिटी बढ़ाने की गर्ज से अमेरिका भी मुतहर्रिक हो गया है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरानी फौज तल अवीव और हैफा के नज़दीक अस्करी अहदाफ पर हमले कर सकती है। इससे कबल 2019 में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बानी मोहसिन फ़खरज़ादा को भी मुबैना तौर पर इसराइल ने कत्ल कर दिया था, लेकिन उस पर भी ईरान ने धमकियां देने के अलावा कोई खास रद्दअमल नहीं दिखाया था। ताहम अप्रैल 2024 में शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसलेट पर होने वाले हमले में पासदार इनकलाब के सीनियर कमांडर की हलाकत के बाद ईरान ने इसराइल पर दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल दागे थे। दूसरी जानिब रूस और उर्दन के वज़राए ख़ारजा ने ईरान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें तीनों वज़राए ख़ारजा ने इस अमर पर इत्तफाक़ किया कि गज़ा में इसराइली जारियत को रोकना होगा। उधर पाकिस्तान में भी आज होने वाली कौमी असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन के हक़ में और हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने करारदाद में मौक़िफ़ अपनाया कि इसराइली बदालम की वजह से 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है या ईरान इसराइली मतालिम को मुस्तरद करता है। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल पर सवालात
उठने लगे हैं। कतर, मिस्र और अमेरिका गजा जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में अहम सालिस रहे हैं, ताहम अब ये मुमकिन मुज़ाकरात खटाई में पड़ते और मजीद तवील और संगीन जंग के बादल मंडलाते दिख रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अमूर के माहिर डॉक्टर कामरान बुखारी साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर, ये बताएं कि मिडल ईस्ट में जो इस वक्त जंग के बादल मंडला रहे हैं, खतरात, कितनी सीरियस है ये टेंशन इस वक्त जो एस्केलेशन आप देख रहे हैं, और जंग का खतरा आपको किस हद तक बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है? देखें, जो है वो एस्केलेशन तो हो रही है और खतरा जो है जाहिर है बढ़ रहा है, लेकिन देखना ये है कि दोनों जानिब से हो क्या सकता है। इसराइल ने जो करना था वो कर दिया है। इसराइल जो है के पास चॉइस थी कि आप लबनान पे जो है वो चढ़ाई कर दें, क्योंकि वहां से उनको रॉकेट फायर आ रहा है। उन्होंने उससे गुरेज किया और उस जो है हिजबुल्लाह का मिलिट्री चीफ जो है उसको जो है असैसिनेट कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने जो हमास का जो सेंट्रल लीडर है इस्माइल हनिया, उसको भी जो है ना एलिमिनेट कर दिया तेहरान के अंदर। अब मसला ये है कि अब दूसरी साइड को की वीकनेस एक्सपोज हुई है और उनको डिटरेंस रीएस्टैब्लिश करनी है। सवाल ये होता है कि वो ये कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ बड़ी जंग को अवॉइड भी करना चाहते हैं। तो हाउ डू दे ईट देयर केक, हैव देयर केक एंड ईट इट। तो इसमें जो है फिर उनको बहुत बड़ी कैलिब्रेशन करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी जो है ईरान के जो है वो खासी वो जो है एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि उनकी सरजमीन के ऊपर उनको पता भी नहीं चला। और मतलब सिक्योरिटी के बारे में कहा जाता है कि जी ईरान की IRGC जो है वो बहुत फाल है। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है और इस शर्मिंदगी को धोने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना है। लेकिन उनको ये भी देखना है कि अगर वो ऐसा कुछ करते हैं कि जहां और भी बड़ी जवाबी कार्रवाई आती है और वो मजीद जो है एक्सपोज हो जाते हैं उनकी वीकनेस, तो वो भी नहीं चाहेंगे। तो बड़ा केयरफुल कैलिब्रेशन और कैलकुलस की जरूरत है। तो कामरान बुखारी साहब, ये जो ईरान लेड जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, इस पे जो दबाव जिसका अभी आपने जिक्र भी किया, प्रेशर बढ़ रहा है इस कत्ल के बाद, क्या समझते हैं आपके ये प्रेशर उन्हें किसी बड़े एक्शन पर मजबूर कर सकता है, या फिर ये एक नॉर्मल कार्रवाई होगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फेस सेविंग, या कोई फैसला कुन कार्रवाई भी आपको लगता है कि ये कर सकते हैं? देखिए, लगता है कि जो है वो उनकी जो नीयत है वो अपना एक ऐसी कार्रवाई हो जिससे उनकी साख भी बच जाए और फिर ये है कि कोई डील जो है ना बाद में हो जाए। लेकिन मसला ये है कि जब आप एस्केलेटरी लैडर पे चढ़ना शुरू कर देते हैं ना और उसमें जो है तेजी आती है उस रफ्तार में, तो फिर हालात काबू से बाहर भी हो जाते हैं। दूसरी साइड के से आप एक्शन के कंट्रोल में नहीं होता। आपके अपने जो थियोरेटिकल ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं, जब आपको अमली जामा पहनाते हैं तो वो किस करवट बैठता है ये भी आपको नहीं पता होता। तो क्योंकि मिसाइल अगर दागे मल्टीपल डायरेक्शन, पिछली दफा देखे ना अप्रैल में जो है इन्होंने वो 300 मिसाइल और ड्रोन दाग रहे थे, वो कोई इफेक्टिव नहीं हुए, लेकिन एक ही जानिब से आए थे। अब उनके ऊपर प्रेशर है कि वो दोबारा तो वो नहीं करेंगे क्योंकि उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब इस दफा वो कार्रवाई सर, ये इस सारी सूरत हाल का कामरान बुखारी साहब पाकिस्तान के ऊपर भी कोई असर मुरतब हो सकता है अगर एस्केलेशन होती है तो? देखें, पाकिस्तान में ताने बाने तो मिलते हैं ना। पाकिस्तान में शायद अनरेस्ट हो सकता है, जो मतलब मुजाहरे हो सकते हैं और इस तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये थिएटर मशरक़ वुस्ता में है और पाकिस्तान जनूबी एशिया में है, गो के बॉर्डर ईरान के साथ लगता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई लार्ज स्केल ब्रॉडर वॉर होता है कि जिसके अंदर ईरान पे बमबारी होती है, सस्टेन बमबारी होती है, तो उसके कुछ ना कुछ असरात तो पाकिस्तान पे पड़ेंगे ना। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, आपने ज्वाइन किया में। खुदा न खास्ता अगर एस्केलेशन होती है, हालात मजीद ख़राब होती है, तो पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ ना कुछ असरात उसके आ सकते हैं। पाकिस्तान को तैयार रहना होगा किसी भी किस्म की सूरत हाल के लिए। आज की शो में इजाज़त दीजिए।